नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बोकारो विधानसभा से तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे बिरंची नारायण नामांकन से पहले राम मंदिर पहुंचे। बीजेपी प्रत्याशी बिरंची नारायण पूजा अर्चना कर भगवान का लिया आशीर्वाद। दिल्ली विधानसभा से सुदेश महतो ने भरा पर्चा। नामांकन से पूर्व पद यात्रा का आयोजन। असम के सीएम और झारखंड चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिश्वा शर्मा रहे मौजूद। गुमला के निर्दलीय प्रत्याशी निशीर कुजूर ने भरा नामांकन। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने से चल रहे थे नाराज। नामांकन भरने के बाद जनता से समर्थन का दिला भरोसा। मधुबनी में 65 पंचायत भवन निर्माण कार्यों का शिलान्यास। सीएम ने वर्चुअल माध्यम से किया शिलान्यास और उद्घाटन। 6 से 9 महीने के अंदर कार्य पूरा करने के निर्देश। कैमूर में ग्रामीणों ने किया विधानसभा उपचुनाव का बहिष्कार। पुल नहीं तो वोट नहीं का दिया नारा। अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे किसान। रुक करते हैं खबरों की तरफ। चुनावी दंगल के बीच में मौजूदा हेमंत सरकार पर बीजेपी ने जमकर निशाना साधा है। प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने आपको बताते चले कि जेएमएम के हर साल 5 लाख युवाओं को नौकरी वाले झूठे वादों को याद दिलाया है। इसके साथ ही आश्वासन दिया कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो ऐसे में पहले युवाओं के भविष्य के विषय में कार्य किया जाएगा। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी इरफान अंसारी के द्वारा महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी की घोर निंदा की गई। प्रदीप सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी के बयान से महिलाओं के प्रति कांग्रेस के संस्कार का पता चलता है। आज हम युवाओं के भविष्य को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पंचप्रण में घोषणा की कि 2.87 लाख जो वैकेंसीज हैं, हम सरकार में आते ही पहली कैबिनेट में उसके लिए हम प्रस्ताव पारित करेंगे, कैलेंडर बनाएंगे ताकि समय से एग्जाम्स हो जाए। अब बच्चों के भविष्य के साथ जो इस वर्तमान सरकार ने खिलवाड़ किया है, 5 लाख नौकरियों का सपना दिखाकर या फिर बेरोजगारी भत्ता के नाम पर उनको जिस तरह से दिवा स्वप्न दिखाया गया, एक उम्मीद जगाई गई 2019 के चुनाव में, सरकार अब उस विषय पर बात भी नहीं करना चाहती, न उस विषय पर उनका ध्यान जाता है। तो कहीं ना कहीं जो वादा खिलाफी हुई वो हमारे लिए काफ़ी चिंता का विषय है कि एक तो जो अभ्यर्थी होते हैं उनकी उम्र बढ़ती जाती है, उम्र निकलती जाती है, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। तो हमारी सरकार अगर इस राज्य में आती है, मतदाताओं का भरोसा हम जीत पाते हैं, तो पहली कैबिनेट में ही जो हमने पंचप्रण में अपनी घोषणा की है उसको हम पूरा करके दिखाएंगे। और महिला सुरक्षा का विषय हमारे लिए बहुत गंभीर है और हेमंत सोरेन की सरकार बनने के साथ ही जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर का विषय राज्य के अंदर चिंता का एक केंद्रीय बिंदु हो गया और आम जन अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, तो उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कई दफे सरकार को सदन में भी घेरा और सड़क से भी हमने प्रश्न किए। प्रदेश कार्यालय में प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से भी सरकार को सचेत करने की कोशिश की गई कि जो अपराधी तत्व आज हावी हो चुके हैं और गाहे बगाए जिस तरह से आदिवासी युवतियों के साथ, दलित युवतियों के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं, 7,000 से ज़्यादा अगर रेप के केसेस हों, एनसीआरबी का डेटा ये कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपनी ओर से आरोप नहीं लगा रही है। तो निश्चित रूप से किसी भी सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए था कि बहन बेटियों की सम्मान की बात करने वाली सरकार अगर इस मसले पर चुप्पी साधे बैठे रहे और कहीं ना कहीं जो फास्ट ट्रैक कोर्ट का एक कॉन्सेप्ट है उसको हम अगर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं ऐसे अपराधियों के खिलाफ कि जल्दी से जल्दी सुनवाई हो और कन्विक्शन रेट भी बढ़े, तब तक अपराधियों के मन में डर उत्पन्न नहीं किया जाता। तो वहीं बोकारो विधानसभा से लगातार बीजेपी की टिकट में तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे बोकारो के विधायक बिरंची नारायण नामांकन से पहले राम मंदिर में पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद दिया। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर पहुंचकर भगवान श्री राम, बजरंगबली, मां दुर्गा सहित अन्य देवताओं के सामने जाकर जीत की दुआ मांगी है। उन्होंने कहा कि अपने समर्थकों और परिवार वालों के साथ भगवान के यहां पर माथा टेकने आए हैं और बजरंगबली इस बार भी आशीर्वाद बनाए रखें, यही कामना है। पार्टी ने मुझे अपना उम्मीदवार बोकारो विधानसभा से बनाया है, तो अपने मित्रों के साथ, पार्टी के अपने पदाधिकारियों के साथ, नेताओं के साथ, कार्यकर्ता बंधुओं के साथ, अभिभावकों के साथ, शुभचिंतकों के साथ, मेरे परिजन के साथ यहाँ प्रभु राम के दरबार में मत्था टेका है, हनुमान जी के दरबार में मत्था टेका और प्रार्थना की है कि प्रभु का आशीर्वाद बना रहे और पूरे बोकारो का कल्याण करे। प्रभु का आशीर्वाद तो साफ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल एकदम साक्षात इंद्रदेव की कृपा बरस रही है और भारतीय जनता पार्टी के जो अपने कार्यकर्ता और हमारे शुभचिंतक हैं
उनके भी इरादे आपको स्पष्ट दिख रहे हैं कि आंधी आए या तूफान, भाजपा के कार्यकर्ता खड़े हैं सीना तान। तो वहीं बोकारो विधानसभा से लगातार 3 बार बीजेपी का टिकट मिलने के बाद में बोकारो विधायक बिरंची नारायण ने चास अनुमंडल कार्यालय में अनुमंडल पदाधिकारियों के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस दौरान उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए विधायक बिरंची नारायण ने कहा कि जो मैंने वादा किया था उसे वादे पर मैं खरा उतरा हूं, जो काम अधूरा बचा था उसे भी पूरा करने का काम करूंगा। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में बोकारो विधानसभा नंबर 1 विधानसभा बनेगा। 2019 तक रांची की तरह सुविधा बोकारो में भी लोगों को मिलेगी। कांग्रेस के प्रत्याशी घोषणा में हो रहे विलंब पर कहा कि कांग्रेस समझा नहीं पा रही कि अपनी जमानत कैसे बचाए। अगर राहुल गांधी भी बोकारो से चुनाव लड़ेंगे तो उनकी भी जमानत जब्त होगी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने विधायक इरफान अंसारी के द्वारा सीता सोरेन के खिलाफ दिए गए बयान पर कहा कि यह हार की बौखलाहट है, क्योंकि इस बार इरफान अंसारी बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं, सीता सोरेन जीत रही हैं। सीता सोरेन दुर्गा सोरेन की पत्नी है और ये इरफान अंसारी को समझना चाहिए। वायदे पे खरा उतरा हूं। आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो काम अधूरे रह गए हैं, जिसमें एयरपोर्ट को शुरू कराना, एयरपोर्ट बनकर तैयार है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में झारखंड में बोकारो को 1 नंबर का विधानसभा कैसे बनाऊं, ये हमारा प्रयत्न होगा। और 29 तक विश्वास दिलाता हूं कि राजधानी रांची में जो सुविधाएं होंगी वो हमारे बोकारो में होंगी। क्या लग रहा है अभी तक कांग्रेस ने किसी प्रत्याशी को उतारा नहीं? देखिए, कांग्रेस तो प्रत्याशी ढूंढ रहा है। अब उनको लग रहा है कि आखिर बोकारो विधायक बिरंची नारायण जो उम्मीदवार बने उनको हराए कौन। तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस तो उहापोह में है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इतने मजबूत हैं कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को भी अगर बोकारो विधानसभा में खड़ा कर ले तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं उनका भी जमानत यहाँ जब्त होने वाला है। इरफान अंसारी जिस प्रकार से उन्होंने सीता सोरेन के बारे में जो बयान दिया है, इससे उनकी बौखलाहट समझ में आ रहा है। जो को देख रहा है सामने, चुनाव हम बुरी तरह से हार रहे हैं, और जो व्यक्ति हारते हुए होते हैं तो वही इस प्रकार के अनर्गल वक्तव्य देते हैं। नहीं तो हम समझते हैं कि सीता सोरेन दुर्गा सोरेन की पत्नी है और उनके बारे में इतनी अपमानजनक, जिसको कहते हैं टिप्पणी करना, ये उनकी बौखलाहट बता रहा है। और इस बार जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से इरफान अंसारी बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं और सीता सोरेन जीत रही है। आजसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो ने सिल्ली विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। पर्चा भरने के दौरान सुदेश के साथ असम के सीएम सह बीजेपी झारखंड के चुनाव सह प्रभारी हेमंत विश्व शर्मा मौजूद रहे हैं। नामांकन से पूर्व मोहराबादी स्थित बापू वाटिका से समाहरणालय तक पदयात्रा का आयोजन किया गया। पदयात्रा में हेमंत विश्व शर्मा, सुदेश महतो की पत्नी नेहा महतो समेत एनडीए के कई नेता और हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। ये दोनों दल के चरित्र तीनों के बारे हम पहले भी बोल चुके हैं। इनका रिकॉर्ड झारखंड के अस्मिता को हमेशा नुकसान पहुंचाने का रहा है। पहले भी आप देखे होंगे, एक दल खरीदार बनता है, दूसरा दल बेचने वाला बनता है। आज ये दोनों आरोप फिर से उनके संगठन के ऊपर लग रहे हैं। इस बार भी क्या लग रहा है सर, पैसे देकर फिर टिकट ले लिया क्या इन्होंने? अपने चरित्र को सामने ला रहे हैं लोग। सिल्ली में मुकाबला मानते हैं कि मुकाबला है, त्रिकोणीय है, या जो भी आप कंटेस्ट कर रहे हैं? कभी सिल्ली आइए, भी बहुत मौका मिलेगा, पता चल जाएगा। हम जो भी जगह हम लोग है, दिल्ली है, बरेट है, सब पर हम ये हमारा संगठन के प्लेटफॉर्म में और हमारा जो अलायंस है उसके प्लेटफॉर्म में इसका रास्ता निकाला। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की आखिरी नामांकन तिथि पर हर्ष अजमेरा ने नामांकन दाखिल किया और इसी कड़ी में हमारे हजारीबाग संवाददाता प्रमोद खंडेवाल ने उनकी धर्मपत्नी प्रीति जैन और लता जैन से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। हजारीबाग की बात करें और आज झारखंड विधानसभा का नामांकन का अंतिम तिथि है। आज तमाम लोगों ने इस मैदान में उतरने की कोशिश की है। अब देखना लाजमी होगा क्या कुछ किसका किस्मत बदलता है। आज युवा नेता हर्ष अजमेरा ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन करने के बाद
ऐतिहासिक रैली निकाली जा रही है नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न मार्गों के। आज हमारे साथ उनकी धर्मपत्नी प्रीति जैन है। प्रीति जी, सबसे पहले तो सारनाथ प्रेस न्यूज की पूरी टीम की तरफ से आपको अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई। आपका भी बहुत बहुत आभार। कैसा लग रहा आज आपके पति आज विधानसभा मैदान में, क्या कुछ कहिए? ऑब्वियसली हमारे पति आज विधानसभा के लिए लड़ना चाह रहे हैं और आज उन्होंने निर्दलीय से नामांकन किया है। तो मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहती हूँ कि हर्ष अजमेरा ने अपने मन मर्जी से या खुद से इस मैदान में नहीं उतरा। उन्होंने जनता की अपील पर, जनता के आग्रह पर, जनता के अनुरोध पर इस अपील को स्वीकार किया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बता देना चाहती हूँ कि नामांकन पत्र भी उन्होंने खुद जाके नहीं लिया, जनता के द्वारा लाया गया और उन्हें भेंट स्वरूप दिया गया कि भैया आपको लड़ना है, आज आप है तो हमारा हजारीबाग है। तो और आज का जो जन सैलाब उमड़ा उसको देख करके यह पता चलता है कि हजारीबाग में हर्ष अजमेरा खुद नहीं बल्कि जनता। मैं एक सवाल उठता है कि नारी सशक्तिकरण का एक पहला उदाहरण है हजारीबाग जिला में प्रीति जैन का नाम उभरता है। तो नारी के लिए क्या कुछ करेंगे जीतने के बाद? नारी के लिए क्या कुछ करेंगे जीतने के बाद, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ वो करेंगे क्या, वो पहले से करते आ रहे हैं। उन्होंने कई सी वृद्ध महिला जो कि वृद्धा आश्रम में हैं, उन्होंने अपनी ओर से काफी सेवा प्रदान की। बहुत सी ऐसी बच्चियां जिनका आज विवाह उनके माता पिता कराने में सक्षम नहीं है, उन्होंने कई सारी कन्याओं का विवाह करवाया। उन्होंने कितनी सारी बालिका को, उनका सबसे बड़ा सोच है, एक अगर पुरुष पढ़ता है तो एक घर उज्जवल होता है, एक कन्या अगर पढ़ती है तो 2 घर उज्जवल होता है। उसी आधार पे उन्होंने बहुत सारी बालिकाओं को अपने तरफ से योगदान प्रदान करके जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं जनता का आभार व्यक्त करना चाहूंगी और ये आज का जन सैलाब को देख करके मुझे यह पूर्ण विश्वास है और जनता का आभार है। आप हर्ष अजमेरा को भारी से भारी मतों से वोट दें। मैं जनता से बस एक ही अपील करना चाहूंगी कि आप हर्ष अजमेरा जी को अधिक से अधिक मात्रा में वोट प्रदान करके उन्हें विश्वास करके विजयी बनाएं। बिल्कुल इसी विश्वास, आस और लम्हा ऐतिहासिक क्षण जो आज जन सैलाब उतरा है, स्वाभाविक सी बात है परिवार में अति उत्साहित काफी लोग हैं। आज इस दौर पर है कि हम लोगों को खुशी हो रहा है कि हमारे परिवार से एक छोटा सा बच्चा, मतलब हम लोगों ने इसको बचपन से देखा है, आज इतना बड़ा हो गया है कि हमको लग रहा है कि आज हजारीबाग उसकी मुट्ठी पर है। तो हमको भी खुशी है इस चीज की कि उसको सब लोग तहे दिल से आशीर्वाद दें और उसे बड़े भारी मतों से उसे विजयी बनाए। चलिए, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि परिवार वालों में ये खुशी की झलक और आंखों से छलक रहे हैं आंसू। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ में प्रमोद खंडेलवाल, सारनाथ प्लस न्यूज, हजारीबाग। तो वहीं धनबाद जिले के सिंदरी विधानसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार तारा देवी ने निर्वाची पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता विनोद कुमार के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया है, जबकि धनबाद विधानसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राज सिन्हा ने निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी राजेश कुमार के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं विधानसभा चुनाव 2024 की अधिसूचना जारी होने के चौथे दिन 13 लोगों ने नामांकन पत्र खरीदे हैं। शुक्रवार तक कुल 75 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई है। तो वहीं गुमला विधानसभा क्षेत्र से टिकट नहीं मिलने से नाराज बीजेपी के कद्दावर नेता मिशीर कुजूर ने शुक्रवार को नामांकन दाखिल किया और इससे पूर्व करौंदी रथ बगीचा में समर्थकों का जुटान हुआ है। हजारों की संख्या में ग्रामीण और समर्थक एकजुट हुए, जहां से भव्य जुलूस निकाला गया। निर्दलीय प्रत्याशी मिशीर कुजूर ने कहा कि अंतिम समय में पार्टी ने टिकट काट दिया। मैं मजदूर का बेटा हूं, लेकिन पार्टी ने उपेक्षा की। समर्थकों के कारण मैं चुनावी मैदान में उतरा हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे गुमला विधानसभा क्षेत्र के लोगों का समर्थन मिलेगा। जनता ने जिस तरह मुझे निर्दलीय के रूप में प्रत्याशी बनाया और ये सोचकर बनाया कि एक मजदूर का बेटा, एक किसान का बेटा हमारी भलाई करेगा, गरीबों की सेवा करेगा, गांव की उन्नति करेगा, जिला का उन्नति करेगा, यह सोच के मजदूर का बेटा को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सैकड़ों हमारे समर्थकों के द्वारा, हजारों हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा, ग्रामीणों ने इसी कह के बनाया है कि मजदूर हमारा हेमनहार बनेगा। इस उद्देश्य के साथ मैं यहाँ पर आज नामांकन भरने आया। बीजेपी में किस दायित्व में थे अभी आप? अभी बीजेपी में मैं कुछ दायित्व में नहीं था। मैं टिकट मांग रहा था, पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया। हालांकि पार्टी ने मेरे नाम पर विचार किया था,
लेकिन अंतिम समय में पार्टी ने जिस तरह से मेरा नाम काटा और मैं आज आप लोगों के सामने हूँ नामांकन करने के लिए यहाँ पर आया। अब गुमला जिले में बागी उम्मीदवार का तेवर 7वें आसमान पर है और साथ ही जिला परिषद अध्यक्ष सह बीजेपी जिला उपाध्यक्ष किरण माला बाड़ा ने टिकट नहीं मिलने पर पार्टी से बगावत कर ली है। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है और गुरुवार को नामांकन पत्र खरीदा। वहीं नामांकन के अंतिम दिन वे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सिसई विधानसभा क्षेत्र से पर्चा दाखिल किया, जबकि सिसई विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी ने डॉक्टर अरुण राव को टिकट दिया है और उन्होंने नामांकन दाखिल कर लिया है। और मीडिया से बात करते हुए किरण माला बाड़ा ने यह भी कहा कि चुनाव से पहले पार्टी द्वारा कार्यकर्ताओं से रायशुमारी ली जाएगी, लेकिन टिकट का बंटवारा ठीक विपरीत हुआ। हमने लगातार 10 सालों से मेहनत की है, लेकिन पार्टी ने उपेक्षा की है और नए चेहरे पर बीजेपी ने विश्वास जताया, जिससे कार्यकर्ताओं में नाराजगी है और कार्यकर्ताओं के दबाव के कारण मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। पहले भी मैं थी, लेकिन राजनीति के बारे में मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं था, लेकिन 19 से मैं सक्रिय रूप से लोकसभा में भी मैं समर्पित भाव से काम किए थे, विधानसभा में भी मैं काम किए थे और इस बार का भी मैं लोकसभा में समर्पित भाव से मैं पार्टी के लिए काम किए और मुझे पूरा भरोसा था, विश्वास था कि हमारा 35% महिलाओं का आरक्षण की बात थी और मेरे अंदर एक जोश और जज्बा जगा था और मैं दिन रात पार्टी के लिए समर्पित भाव से क्षेत्र में काम करती रही। और आज जो पार्टी का निर्णय हुआ इससे मैं काफी दुखित हूँ, क्योंकि पार्टी एक तरफ रायशुमारी सर्वे रिपोर्ट कराती है और ना कहीं पार्टी अपने हिसाब से सर्वे रिपोर्ट सिर्फ जनता का, कार्यकर्ता का मन को संतुष्टि के लिए कराती है या कार्यकर्ता को बेवकूफ बनाने की काम करती है। इसलिए मैं इसका लड़ाई लड़ रही हूँ। युवा नेता हर्ष अजमेरा ने शुक्रवार को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है, जिसके बाद हजारीबाग स्टेडियम से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं स्टेडियम परिसर में आशीर्वाद जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें सदर विधानसभा क्षेत्र से सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे हैं। एक विशाल और रंगारंग शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष जोश और उत्साह के साथ शामिल हुए हैं। यात्रा से पूर्व हर्ष अजमेरा ने नरसिंह स्थान मंदिर में पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद लिया। शोभा यात्रा में बंगाल की धरती से पधारे छऊ नृत्य का विशेष प्रस्तुतिकरण किया गया और इस शोभा यात्रा में हर्ष अजमेरा ने समर्थकों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। हाँ आज हमने नॉमिनेशन किया है निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे और तमाम जनता का आशीर्वाद कैसे हम लोग चुनाव में जाएंगे और भारी से भारी मतों में जीत के आने का प्रयास करेंगे। किन मुद्दों को लेकर के चुनाव मैदान में होंगे आप? मुद्दे तो आप जानते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में हम लोग शुरू से लगे हुए हैं और वही हमारा मुद्दा है। बेरोजगारी हमारा सबसे अहम मुद्दा होगा और आगे जो अभी हजारीबाग में बदलाव की बात है उसी में हम लोग लगे हैं और हजारीबाग को बचाना है, ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या चीज हजारीबाग मुकाबला होगी आम जनता मुख्यालय का। इस बार चुनाव मैं अकेले नहीं लड़ रहा, हजारीबाग की तमाम जनता लड़ रही है। हर एक युवा लड़ रहा है, अपनी जीवन के लिए आके अपने भविष्य के लिए लड़ाई करेगा उस चुनाव में। कैमूर जिले के दुर्गावती प्रखंड के मानिकपुर दुघरा गांव के ग्रामीणों ने नदी पर पुल नहीं तो वोट नहीं का नारा देकर दिया है और साथ ही रामगढ़ विधानसभा में उपचुनाव का बहिष्कार करते हुए ग्रामीणों ने कहा 2017 से हम लोग पुल के लिए जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारी तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन किसी ने नहीं सुनी है और रामगढ़ विधानसभा में इन दिनों उपचुनाव की सरगर्मियों में काफी तेजी है। ऐसे में स्थानीय ग्रामीणों भी जो है वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक नदी पर पुल नहीं होगा तब तक हम लोग किसी को वोट नहीं करेंगे और इसके लिए भी कोई अधिकारी आ जाए या फिर जनप्रतिनिधि, क्योंकि हम लोगों को पिछले 7 सालों से सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। हम लोग के नदी के रहने से हम लोग को बहुत दिक्कत है, उस पार हम लोग नहीं जा सकते हैं। पुल के लिए हम लोग को बहुत जरूरी है, 2 नदी है, हम लोग आर पार नहीं हो सकते हैं। किसी इमरजेंसी में हम लोग फंस जाते हैं। हम के पुल चाहिए सर। इसमें 52 गांव से भी जुड़ी है, मां मुंडेश्वरी का लिंक है, अवरिया दुर्गावती स्टेशन से होते काली माई तर होते अवरिया मानिकपुर दुघा पिपरिया नदी के सटे आपके बुड़वलिया मनिहारी जिगनी बहुत से गांव 52 गांव से भी ज्यादा मां मुंडेश्वरी का रास्ता है। हमने के पुल नहीं रहेगा तो वोट नहीं देंगे।
का दिक्कत होला पुनः हमनी के पुल के चलती से हमनी के 7 किलोमीटर पैदल जा रहल बनी जा। हमनी का 1 किलोमीटर पुल के चलती से हमनी के रुकल बनी जा। हमनी के बच्चा होखे में, गर्भवती होखे में हमनी के कितने घटना हो रहल बा। हमनी के चाही पुल चाही, तभी वोट चाही देहल जी। हमनी के दिक्कत ये बा कि हमनी के पुल चाही। 2 नदी से बड़ी दुर्घटना हमनी के बहुत क्षति हो रहल बा। धान वो तो कुछ नहीं के होखत, हमनी के धानो नहीं के होखत। गर्भवती महिला लेके जाए में हमनी के बड़ी दिक्कत होत बा। बहुत दुर्घटना हो जाता बा। हमनी के मर जाता ना, लड़का लड़की होखे में आदमी मर जाता ना, लड़का लड़की मर जाता ना। हमनी के कितना कष्ट बड़ी सहत जा 2 नदी के चलते। अच्छा, कौन नदी है? सुहारा या दुर्गौती नदी है सर। हाँ, बहुत हमनी के क्षति हो रहा है। जब पानी आवत बा तो हमनी के कहीं कुछ नहीं के होखत। पोटका विधानसभा के बाहरदाड़ी गांव के लोग खराब सड़क को लेकर विरोध जताया है। स्थानीय ग्रामीणों ने कहा, हमारे गांव का सड़क पिछले 5 सालों से खराब है, देखने और सुध लेने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि कई नेता और प्रशासन के लोग हमारे गांव आते हैं, खराब सड़क को भी देखते हैं और जानते हैं, लेकिन आज तक किसी ने सड़क बनाने का काम नहीं किया है। हम लोगों को पिछले कई सालों से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे यहाँ पर इस गांव में एक रोड है, जो रोड में बहुत ही खराब रोड बना हुआ है। दोनों साइड गड्ढा है और इस गड्ढे के चलते बहुत दुर्घटना भी होता है। साइकिल का भी, मोटरसाइकिल का भी, आना जाना का भी बहुत दिक्कत होता है। अगर कोई बच्चा अगर इसमें स्कूल भी जाता है तो स्कूल जाने का भी उसको बहुत दिक्कत होता है। और अगर मान लीजिए गांव में कुछ दुर्घटना हो, अगर गांव में कुछ अगर डिलीवरी पेशेंट हो, उसके अगर एम्बुलेंस भी इधर लाएंगे तो एम्बुलेंस के आने के लिए भी हम लोग का रास्ता उसके लिए भी बहुत खराब है। दिक्कत है, रोड देख रहे हैं गड्ढा उड्ढा है, ड्यूटी आने जाने का भी दिक्कत है। अभी सवेरे जैसे निकलते हैं, शाम को आते हैं, शाम रात हो जाता है, रात को भी दिक्कत नहीं है। और फिर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का रोड अच्छा बने और मतलब हम लोग का गांव का आगे भी एक गांव है, रोड यही से आना जाना करते हैं ड्यूटी आदमी सब, तो हम चाहते हैं कि ये वाला रोड अच्छा बने। हम लोग का रोड लगभग 3, 4, 5 साल हो गया है, अभी तक कुछ बना नहीं। कुछ नेता लोग अभी तक उस चीज को गौर नहीं रखा है। लेकिन फिर भी एक चीज हम बोलना चाहेंगे आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, कि ये जो हम लोग का सड़क है ना, बहुत दिक्कत कर रहा, बहुत फोल्ड कर रहा। आने वाले जो भी लोग हम लोग को इधर से जा रहे हैं, आ रहे हैं, बहुत गड्ढा उड्ढा बना हुआ है रोड, बहुत एक्सीडेंट का डर रहता है। और सबसे पहले चीज ये कहेंगे कि ये रोड लगभग बहुत दिन से इस चीज को हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी आज तक कोई भी लीडर अभी तक आया नहीं गांव में इस चीज को जानने के लिए कि क्या लोग का दिक्कत हो रहा, क्या नहीं हो रहा। लेकिन रोड हम लोग को सबसे पहले हमेशा बनना चाहिए, जरूरी चीज है। जिस तरह से आदमी का खाना और सब्जी जरूरी है, उसी तरह रोड भी जरूरी है। तो वहीं बिहार में 2005 में पंचायती राज कानून लागू हुआ था और यहां पर गांव के गरीब गुरबे को न्यायालय के चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। इसके लिए भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये पहल शुरू की थी। राजधानी की तरह अब पंचायत में भी सरकार चलने के लिए ये तैयारी की गई थी और इसी कड़ी में सीएम ने प्रदेश के हर जिले में बिहार सरकार पंचायत भवन निर्माण के कार्यों का शिलान्यास किया। मधुबनी जिले में भी 65 ऐसे पंचायत भवन निर्माण किए गए जहां पर राशि आवंटन किया गया, जिसका सीएम ने वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास और उद्घाटन किया। विभाग के अधिकारी को सीएम ने 6 से 9 महीने के अंदर जिले में 65 पंचायत भवन का निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश जारी किए। वहीं भवन निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर विजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के निर्देशानुसार कार्य गुणवत्तापूर्ण और तेजी से कराया जाएगा। ये पंचायत सरकार भवन का शिलान्यास था और यहाँ मधुबनी जिले में 65 पंचायत सरकार भवन बनना है, जिसमें से अभी हम लोग ने 65 का निविदा कर दिया है और धीरे धीरे काम चालू कर रहे हैं और 6 महीना से 9 महीना के अंदर हम लोग सारा पंचायत सरकार भवन बना के हैंड ओवर कर दिया। गिरिडीह में शुक्रवार की सुबह एक बार फिर से चुनावी माहौल में इनकम टैक्स की रेड होने से हड़कंप मच गया है। हालांकि इस बार टीम किसी नेता के घर नहीं बल्कि एक किताब दुकान के संचालक के घर पर रेड करने पहुंची है। इनकम टैक्स की टीम शहर के टावर चौक स्थित शारदा भवन नामक किताब दुकान के संचालक मनीष बरनवाल के बरकंडा स्थित उनके घर पर छापेमारी करने के साथ औद्योगिक क्षेत्र स्थित शैलपुत्री स्टील के मालिक राकेश
बरनवाल के फैक्ट्री में छापेमारी की और इस टीम ने रांची से आए अधिकारी और कर्मी शामिल रहे। बताया ये भी जा रहा है कि करीब आधा दर्जन गाड़ियों से 1 दर्जन अधिकारी और कर्मी इस छापेमारी में शामिल हुए, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि छापेमारी किस चीज के लिए हो रही। लेकिन मिली जानकारी के अनुसार ये पूरा मामला टैक्स चोरी से जुड़ा हुआ है। फिलहाल इस संबंध में कोई भी अधिकारी और कर्मी कुछ नहीं बता रहा। पूरे मामले का जायजा लिया हमारे संवाददाता पंकज भारती ने। बरगंडा स्थित मनीष बरनवाल के यहाँ है, जहाँ की सुबह से लगातार रेड प्रक्रिया चल रही है। रेड मारा गया है। एक टैक्स चोरी का जो आरोप लगाकर और रांची से सुबह 12 लोग को टीम आए हैं, जो कि गिरिडीह में लगातार 3 जगह पर छापेमारी कर रहे हैं। एक टावर चौक शारदा बुक स्टेशन, दूसरा लाला स्टील के और तीसरा मनीष बरनवाल जो कि बरगंडा स्थित आप देख पा रहे हैं इसी जगह पर है, जो सुबह से लगभग आपको रेड मारा जा रहा है। प्रक्रिया जारी है। अभी तक कुछ संक्षेप नहीं बताया जा सकता है, लेकिन आप इस विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि यही जो मनीष बरनवाल का घर है, इसी में रेड मारा जा रहा है। सुबह से तकरीबन 12 अधिकारी यहाँ पहुँचे हैं। अभी भी छानबीन प्रक्रिया कर रही है, चाहे डॉक्यूमेंटियल हो, डिजिटल हो, हर तरीके की यहाँ जाँच प्रक्रिया अभी पूरी तरह से की जा रही है। देखना बड़ा गुंजाइश ये होगा कि इस छापेमारी में कितने आपका टैक्स चोरी का नमूना निकला जा सकता है। इसी के साथ आप देख पाना बहुत बेहतर होगा। तो इसी प्रक्रिया की आप देख रहे हो कि सुबह से 12 अधिकारी रांची से आए हैं, जो इनकम टैक्स से रेड मारे हुए हैं। तो यही सी मनीष बरनवाल जी का घर है। अब मैं मौजूद हूँ इसमें और इसी से सुबह से लगातार यहाँ टैक्स जारी किया जा रहा है। गिरिडीह से साधना प्लस के लिए मैं पंकज हूँ। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।